आज के इस वीडियो में हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में देखेंगे, लेकिन इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इस थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के बारे में, और फिर हम सेकंड टॉपिक देखेंगे इसमें अपना एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। ये जो एनर्जी बैंड है सॉलिड में क्या होता है, और फिर हम इसमें अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड एनर्जी बैंड्स। जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है और एनर्जी बैंड्स का क्लासिफिकेशन है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सॉलिड्स और एनर्जी बैंड को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक इसमें, एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड। तो इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया गया है। तो इसमें क्या होगा, क्या आप देखेंगे कि हर एटम में न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही होगा। तो इस एटम में जो है 4 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो आप ये बात समझिए कि जैसे जैसे ऑर्बिटल लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल लेवल है वो बढ़ता जाएगा, तो जो उसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिटल लेवल के साथ बढ़ती हुई जाएगी। इसका मतलब इस वाले जो फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो सेकंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, और ऐसे ही थर्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटल वाले और सेकंड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, और ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सारे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटल लेवल बढ़ने पर जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ता जाता है। तो देखिए एनर्जी लेवल हो गया, और अब हम देखते हैं एनर्जी बैंड की बारी। अब आप देखेंगे एनर्जी बैंड को समझने के लिए आप कोई सा भी ऑर्बिटल कंसीडर कर लीजिए, जरूरी नहीं कि फोर्थ ले, सेकंड ले, थर्ड ले, फर्स्ट ले, यहाँ पर आप कोई सा भी ले लीजिए। मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ। ये जो थर्ड वाला ये वाला जो ऑर्बिटल है, तो होगा क्या, जरूरी नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, 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 और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो होगा क्या, इस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मूव कर रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। किसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है इस थर्ड ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो हर किसी का ज्यादा और कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस एनर्जी लेवल की वजह से जो बैंड बनता है उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड, उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड। अब हम देखते हैं सॉलिड्स में ये एनर्जी बैंड कैसा होता है। अभी हमने देखा ये एनर्जी बैंड क्या था। एनर्जी बैंड वो था इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी लेवल की वजह से जो बैंड बनेगा उसे कहेंगे हम एनर्जी बैंड। अब सॉलिड में ये एनर्जी बैंड कैसा होता है, या कितने तरीके का हो सकता है, ये अब हम देखेंगे। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम समझेंगे, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये सॉलिड्स में कैसा होगा। तो अब आप समझ लीजिए फोर्थ वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये लास्ट वाला, इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है, हमेशा याद रखिएगा इस ऑर्बिटल में, फोर्थ वाला जो ऑर्बिटल है, फोर्थ वाला ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो फोर्थ नाम का है। जब एटम में कोई सा भी लास्ट ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे कहते हैं वैलेंस्ड ऑर्बिट, इसे हम कहते हैं वैलेंस्ड ऑर्बिट। और इस वैलेंस्ड ऑर्बिट की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस्ड है, तो वैलेंस्ड ऑर्बिट बनना है। तो इस वैलेंस्ड ऑर्बिट की वजह से वैलेंस्ड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी लेवल कुछ ना कुछ अलग होगा, और उनकी वजह से जो करंट वगैरह फ्लो होगा वो हम देखेंगे आगे जाके इस वीडियो में। ये जो वैलेंस्ड ऑर्बिट है, इसमें जो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जो बैंड बनता है उसे हम कहते हैं वैलेंस्ड बैंड। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है, अब आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस के साथ जो है बहुत दूर है, न्यूक्लियस के साथ जो है नहीं है ज्यादा, इनके बीच में डिस्टेंस काफी है। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में, तो ये जो बहुत ही लूज कनेक्टेड हो जाते हैं या ढीले कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन
फ्री हो जाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कारण बनते हैं किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो होने का, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ने या फिर घटने का। और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो होता है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी है, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी की वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। माना कि यहाँ से 4-5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब क्रियाएं होती हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से जो बैंड बनेगा उसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो चलिए अब हम अपना थर्ड टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड एनर्जी बैंड। अब ये जो सॉलिड्स हैं, अब आप देखेंगे इसमें से हम एक टॉपिक अभी पहले ही पढ़ चुके हैं इस सेकंड टॉपिक में। ये सेकंड टॉपिक जो है इस थर्ड टॉपिक से लिंक्ड है। तो जो एनर्जी बैंड का क्लासिफिकेशन अभी आपने देख ही लिया है। अभी हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो था वैलेंस ऑर्बिट बन गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैंड बनता है उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं आखिरी ऑर्बिटल से, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैंड बनता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो उस कंडक्शन बैंड की वजह से जो भी क्लासिफिकेशन होगा, सॉरी कंडक्शन बैंड की वजह से नहीं, एनर्जी बैंड का जो भी क्लासिफिकेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार से होता है, वैलेंस बैंड और सेकंड कंडक्शन बैंड। इन दोनों का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस थ्योरी में। जो भी वर्क होगा इन्हीं की वजह से होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है, हालांकि ये है मटेरियल ही। सॉलिड्स में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं, और क्रिस्टल या फिर हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। हम सॉलिड्स कहें, क्रिस्टल कहें, मटेरियल कहें, बात एक ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। एनर्जी बैंड का तो देख लिया है, अब देखते हैं सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं वही जो 3 मटेरियल होते हैं हमारे पास मेन, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो हमारा कंडक्टर है, आपको पता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसमें करंट फ्लो हो जाता है। सेमी कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, कुछ सर्टेन केसेस में ही इस मटेरियल में करंट फ्लो हो पाता है। तो हम कहते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो इसमें जो है करंट फ्लो नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल हैं सिल्वर वगैरह, तो जो है हम देखेंगे इसकी वजह से। अभी हमने जो दो बैंड पढ़े थे, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इन्हीं की मदद से हम देखेंगे कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंडक्टर के लिए देख लेते हैं। आप देखेंगे इस टाइप से हम कुछ बनाएंगे। ये वाला जो हमारा रहेगा, इसमें कंडक्टर मटेरियल को पढ़ने के लिए हम देखेंगे हमारे पास 2 बैंड थे। वैलेंस बैंड यहाँ पर होता है और ठीक इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्टर के केस में पढ़ लें हम, ये इसके ऊपर होता है ठीक कंडक्शन बैंड। और आप देखेंगे इनके बीच में जो हल्का सा ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप काम क्या करता है, ये जो कंडक्शन बैंड है, ये वाला जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, और नीचे वाला जो है वैलेंस बैंड है, इन दोनों बैंड को सेपरेट करने का काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को सेपरेट करने का काम करेगा।
तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में, फिर हम इसकी आगे वर्किंग देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में इसमें। तो चलिए देखते हैं। वैलेंस बैंड में क्या होता है। जो हमारा वैलेंस बैंड है, कोई भी एटम है वैलेंस बैंड में, सिल्वर ही ले लीजिए। सिल्वर का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कुछ इस टाइप से, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब वैलेंस बैंड में होंगे। यहाँ पर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी आपने देखा था जो लास्ट वाला ऑर्बिटल था वो न्यूक्लियस से कुछ लूजली कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाते हैं। ऐसा इसमें भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूजली कनेक्टेड होते हैं वो फ्री होते हैं या उनको कुछ एनर्जी दी जाती है जब वैलेंस बैंड को टेम्परेचर बढ़ाकर या किसी भी अन्य तरीके से जब वैलेंस बैंड को एनर्जी दी जाती है, या फिर जब वो लूजली कनेक्टेड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ, जब या फिर उन्हें कुछ एनर्जी मिल जाती है जो लास्ट वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो कि कंडक्शन बैंड में है, किसी भी मटेरियल में आसानी से करंट फ्लो हो पाता है। तो चलिए, हमने इसे कंडक्टर के केस में देख लिया। कंडक्टर के केस में हमने देखा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, और आसानी से है ही नहीं या बहुत ही कम है। देखिए बहुत ही कम होता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले गए और उस मटेरियल में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ठीक इसी तरीके से बनाएंगे हम। दो बैंड होंगे हमारे पास, वही वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड। ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। ये हमारा हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। नॉर्मली एनर्जी गैप लिख देता हूं। तो सेमीकंडक्टर के केस में आप देखेंगे कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो होता क्या है इसमें, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस्ड होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें या टेम्परेचर बढ़ाएं उसका, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाते हैं और इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ सर्टेन केसेस में ही सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसमें से कंडक्शन बैंड में बहुत कम ही जा पाते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये वाला, कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या है, कुछ ज्यादा होता है। और अब हम देखते हैं इंसुलेटर के केस में क्या होगा। इंसुलेटर के केस में ये जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, मान लीजिए कि कंडक्शन बैंड यहाँ पर है इसमें, और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड जो है यहाँ पर है। आप देखेंगे इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती है कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके इस कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो इसीलिए इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो आई होप आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अभी हम इसका इसी वीडियो में कंपैरिजन करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पर, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और ये जो कंपैरिजन है हम किसके बेस पर देख रहे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी।
चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो कंफर्म है, हर मटेरियल में क्या होगा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप तीनों के लिए सेम रहेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा। सेकंड, अब जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में के केस में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो थे आसानी से बहुत ही कम एनर्जी मिलने पे कंडक्शन बैंड में चले गए थे। इसकी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या थे, बहुत ज्यादा थे। इसमें क्या थे, लगभग ना के बराबर ही थे, लेकिन थे कम थे। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, क्योंकि इसमें जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था। कंडक्टर के केस में क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो सबसे कम होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ गया होगा आपको। और फोर्थ क्या देखेंगे हम, इसको जो है बहुत ही कम एनर्जी देने की जरूरत है, इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। और आप इसको कितनी भी एनर्जी दे दो, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब इस थ्योरी का पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं हम, कि आखिर हमने थ्योरी पढ़ के हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा। हमने देखा इस थ्योरी को हम किसी भी सॉलिड, किसी भी मटेरियल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उस सॉलिड या मटेरियल को आसानी से डिफाइन कर सकें कि वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। सपोज आपको ये कोई मटेरियल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए कि ये कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप इस थ्योरी को यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में तो ये कंडक्टर होगा। सेमी कंडक्टर के केस में देखेंगे, इंसुलेटर के केस में देखेंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह करके। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे कि ये किस मटेरियल से बनता है, इसकी वर्किंग क्या है।